हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं पूजा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अकाउंटिंग मास्टर क्लास। इस चैनल पर आपको क्लास 11th, 12th, बीबीए, बीकॉम, एमबीए की अकाउंटेंसी सब्जेक्ट की सीक्वेंस में कंप्लीट लेक्चर वीडियो सीरीज मिलती है, जिसे मैंने बहुत ही डिटेल में विद नोट्स एंड न्यूमेरिकल कवर किया है। तो इस अपॉर्चुनिटी का जरूर फायदा उठाइए और इन लेक्चर वीडियोस की हेल्प से पढ़ना शुरू करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उनकी भी हेल्प हो। और अगर कोई डाउट हो ना या कोई फीडबैक देना हो देन यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन। इससे मुझे भी पता चलेगा कि मेरे ये जो लेक्चर वीडियोस हैं इनसे आप पढ़ रहे हैं और आपके लिए हेल्पफुल है। ओके, तो फिर चलिए हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। दिस इज द सेकेंड लेक्चर ऑन द टॉपिक थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग। लास्ट लेक्चर में हमने अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के बारे में पढ़ा था। वहां पे हमने देखा था कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल क्या होते हैं, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट क्या है, अकाउंटिंग कन्वेंशन क्या है, और एक इम्पॉर्टेंट टर्म दैट इज GAAP, याद है ना? GAAP, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, इसके बारे में भी डिस्कस किया था। हमने वहां पे देखा था कि देर आर 14 कॉन्सेप्ट एंड कन्वेंशन, 14 कॉन्सेप्ट एंड कन्वेंशन है जो हमें इस यूनिट में कवर करने हैं, जिसमें से 3 कॉन्सेप्ट हम लास्ट लेक्चर में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और उसका लिंक वैसे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, इस लेक्चर में हम बचे हुए जो 11 कन्वेंशंस हैं वो हमें इस लेक्चर में कवर करने हैं। ओके, और एक खास बात कि अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं इस बार, तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ये जो छोटी सी बेल है इसको भी प्रेस कर लीजिएगा सो दैट यू गेट द नोटिफिकेशन व्हेन आई अपलोड माय नेक्स्ट वीडियो, राइट? तो फिर चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट टुडेज लेक्चर। ये वो 11 कन्वेंशंस हैं, आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे। ये वो 11 कन्वेंशंस हैं जो आज हम इस लेक्चर में कवर करने वाले हैं, राइट? सबसे पहला प्रिंसिपल है बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल। तो बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल क्या कहता है कि बिजनेस इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी फ्रॉम इट्स ओनर। जो बिजनेस है वो एक सेपरेट लीगल एंटिटी है अपने ओनर से, मतलब ओनर अलग है एंड बिजनेस अलग है। ठीक है, दोनों के ट्रांजैक्शन को हमें जब अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करेंगे तो दोनों के ट्रांजैक्शन को मिक्स नहीं करना है। ओनर अलग है और बिजनेस अलग है। इवन जितने भी बिजनेस ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किए जाते हैं ना, वो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से रिकॉर्ड किए जाते हैं कि बिजनेस में कितना फंड आ रहा है, कितना फंड जा रहा है, बिजनेस ने क्या एक्सपेंडिचर किए, बिजनेस की क्या इनकम हुई। ठीक है, ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रांजैक्शन नहीं रिकॉर्ड किए जाते हैं। तो अकाउंटिंग की नजर में और लीगल, अगर हम कानून की नजर में बात करें तो क्या है, बिजनेस अलग है और उसका ओनर अलग है। जैसे एग्जाम्पल के लिए एक मिस्टर एक्स है, उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया। ठीक है, इनके बिजनेस का नाम था एक्स प्राइवेट लिमिटेड, इनकी कोई कंपनी थी। ठीक है, तो एक्स प्राइवेट लिमिटेड इन्होंने कंपनी स्टार्ट की। तो जो मिस्टर एक्स है उनके जो ट्रांजैक्शन है वो अलग रिकॉर्ड किए जाएंगे और एक्स प्राइवेट लिमिटेड जो कंपनी है उनके ट्रांजैक्शन अलग रिकॉर्ड किए जाएंगे, इनको मिक्स नहीं किया जाएगा। और जो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किए जाएंगे वो कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से रिकॉर्ड किए जाएंगे। ठीक है, अब आप कहेंगे ये जो ओनर है इसी का तो बिजनेस है। ठीक है, बट जो ओनर है उसको कंसीडर किया जाता है ही इज द क्रेडिटर ऑफ द कंपनी। जो ओनर है वो क्या है, कंपनी का क्रेडिटर है। उसने क्या है, पैसा अगर बिजनेस में दिया है तो उसको कंसीडर किया जाता है एज अ कैपिटल। उसने ऑर्गेनाइजेशन में क्या दिया है, कैपिटल दिया है। ठीक है, अगर मिस्टर एक्स ने कुछ कैश कंट्रीब्यूट किया है, इन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया है तो कुछ पैसा तो लगाया होगा। ठीक है, तो उसे क्या कंसीडर किया जाता है, कैपिटल। और ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या है, ये ऑर्गेनाइजेशन के लिए होती है लाइबिलिटी टुवर्ड द ओनर। ओनर के तरफ ऑर्गेनाइजेशन की क्या है, ये लाइबिलिटी। क्यों? क्योंकि बिजनेस अलग है, ओनर अलग है। भले ही ये ओनर का ही बिजनेस है लेकिन ओनर ने जो भी पैसा कंट्रीब्यूट किया है बिजनेस में वो क्या है, बिजनेस की बन जाती है लाइबिलिटी टुवर्ड इट्स ओनर, राइट? और अगर जो ओनर है उसने अपने पर्सनल यूज के लिए अगर कुछ पैसा निकाला है बिजनेस से, तो वो क्या होता है, हम डिस्कस कर चुके हैं, वो होता है ड्रॉइंग। ठीक है, तो उसे हम अलग से रिकॉर्ड करते हैं। ऐसा नहीं है कि ओनर है उसने अपना बिजनेस में कुछ पैसा डाला तो उसे रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा क्योंकि बिजनेस उसी का है, या कुछ पैसा निकाला, ठीक है, तो उसे भी नहीं रिकॉर्ड किया जाएगा क्योंकि ओनर का ही तो बिजनेस है। तो ऐसा अकाउंटिंग में नहीं होता है। अकाउंटिंग में बिजनेस अलग है, ओनर अलग है, इस बात को ध्यान में रख के ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड किए जाएंगे। ठीक है, चलिए दिस इज द फर्स्ट प्रिंसिपल। आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट जो प्रिंसिपल है दैट इज मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल। बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रिंसिपल है मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल। तो नाम क्या है? मनी मेजरमेंट। यानी ये प्रिंसिपल ये कहता है कि जितने भी ट्रांजैक्शन, जितने भी इवेंट जिनको आप मनी के टर्म, पैसे के टर्म में एक्सप्रेस कर सके, उन्हीं को बुक ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाता है। ठीक है, बहुत खास बात है। वैसे ये चीज हमने वहां पर भी डिस्कस की थी जब हम अकाउंटिंग की डिफिनीशन देख रहे थे। ठीक है, फर्स्ट लेक्चर जिसमें हमने अकाउंटिंग का इंट्रोडक्शन देखा था, वहां पे भी ये टॉपिक डिस्कस हुआ था। मनी मेजरमेंट यानी केवल अकाउंटिंग में केवल उन्हीं ट्रांजैक्शन, केवल उन्हीं इवेंट्स को रिकॉर्ड किया जाता है जिन्हें हम पैसे के टर्म, मॉनेटरी टर्म में एक्सप्रेस कर सके, उन्हीं को हम रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, और जो मनी है इट इज अ कॉमन डिनोमिनेशन। ये जो पैसा है, जैसे इंडिया में क्या होता है, रुपी है, ठीक है, यूएस में डॉलर है, तो ये जो भी मनी है ना, दिस इज अ कॉमन डिनोमिनेशन फॉर रिकॉर्डिंग एंड रिपोर्टिंग ऑल द ट्रांजेक्शन। ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं उनको रिकॉर्ड करने के लिए और उनको रिपोर्ट करने के लिए एक कॉमन डिनोमिनेशन की जरूरत होती है। ठीक है, और वो कॉमन डिनोमिनेशन क्या है? मनी। इंडिया में क्या है? रुपीस। ठीक है, इंडिया में हम क्या यूज करते हैं? रुपीस। तो मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल क्या कहता है कि केवल उन्हीं ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे जिन्हें हम पैसे के टर्म, मॉनेटरी टर्म में एक्सप्रेस कर सकें। ओके, चलिए एक एग्जांपल के साथ बताती हूँ। सपोज करिए एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसके पास है 10,000 रुपीज कैश है, ठीक है, 12 टन्स ऑफ रॉ मटेरियल है, उस ऑर्गेनाइजेशन के पास 8 ट्रकें हैं, ठीक है, और 20,000 स्क्वायर यार्ड का लैंड है ऑर्गेनाइजेशन के पास। ठीक है, आपने देखा ऑर्गेनाइजेशन के पास काफी एसेट है, कैश भी है, रॉ मटेरियल भी है, ट्रक भी है, ठीक है, लैंड भी है। बट एक बात बताइए, क्या ये जो 4 एसेट्स हैं ऑर्गेनाइजेशन के, आप क्या इन एसेट्स को ऐड कर सकते हैं? सोच के बताइए, ये जो 4 एसेट अभी मैंने यहाँ पे शो किए हैं, क्या आप इन 4 एसेट्स को ऐड कर सकते हैं और उनको फाइनेंशियल स्टेटमेंट में शो कर सकते हैं? ठीक है, तो याद रखिए, वीडियो पॉज करके आराम से सोचिए और मुझे बताइए। ठीक है, तो इसका जवाब है ये जो 4 एसेट आपको यहाँ पे मैंने शो किए हैं, ठीक है, आप इनको कैसे ऐड कर पाएंगे जब तक आप इसको किसी कॉमन डिनोमिनेशन में नहीं कन्वर्ट करते। किसी भी चीज को ऐड करने के लिए क्या होता है, उनको किसी कॉमन डिनोमिनेशन में कन्वर्ट करना पड़ता है ना। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन के 4 एसेट हैं, जब तक आप इनको कॉमन डिनोमिनेशन दैट इज मॉनेटरी वैल्यू में जब तक नहीं कन्वर्ट करेंगे, आप इनको ऐड नहीं कर सकते और ना आप इनको फाइनेंशियल स्टेटमेंट में शो कर पाएंगे। ठीक है, तो इन चारों ही आइटम, देखिए कैश तो ऑलरेडी रुपी के टर्म में है, ठीक है, बट ये जो रॉ मटेरियल है इसकी वैल्यू कितनी है? ठीक है, ये 12 टन रॉ मटेरियल है, लेकिन इसकी वैल्यू कितनी है? तो इसको आपको मॉनेटरी टर्म में, जो 8 ट्रक्स हैं उनको मॉनेटरी वैल्यू निकालनी पड़ेगी और जो लैंड है उसकी भी मॉनेटरी वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तभी आप इनको ऐड कर पाएंगे और तभी आप इनको कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रिकॉर्ड कर पाएंगे। ठीक है, तो मनी मेजरमेंट यही कहता है कि जितने भी ट्रांजेक्शन, जितने भी इवेंट है, उनको सबसे पहले मनी के टर्म में कन्वर्ट करिए, तब अगर कन्वर्ट हो पा रहे हैं तभी रिकॉर्ड होगा, नहीं कन्वर्ट हो पा रहे तो नहीं रिकॉर्ड होगा। राइट, एक और एग्जांपल डिस्कस करते हैं। हम जानते हैं जो ह्यूमन रिसोर्स है, जो एम्प्लॉय है ऑर्गेनाइजेशन का, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एसेट, बहुत ही इंपॉर्टेंट एसेट है। ठीक है, सपोज करिए एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसके बहुत ही हार्ड वर्किंग, बहुत ही इफिशिएंट, बहुत ही लॉयल, ठीक है, काफी क्वालिफाइड एम्प्लॉयज हैं, काफी क्वालिफाइड ह्यूमन रिसोर्स है। बट बताइए, क्या जो एम्प्लॉय की जो लॉयल्टी है, एम्प्लॉय का जो हार्ड वर्क है, एम्प्लॉय का जो एक्सपीरियंस है, एम्प्लॉय की जो क्वालिफिकेशन है, क्या इसको बुक ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड किया जा सकता है? ठीक है, तो इसको नहीं रिकॉर्ड किया जा सकता। क्यों नहीं रिकॉर्ड किया जा सकता? कि किसी भी एम्प्लॉय की लॉयल्टी को आप पैसे के टर्म में नहीं एक्सप्रेस कर सकते। उसका हार्ड वर्क, उसका एक्सपीरियंस, उसकी क्वालिफिकेशन, ये सब आप मॉनेटरी टर्म में नहीं कन्वर्ट कर सकते, तो इसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट में नहीं रिकॉर्ड किया जाता है। ठीक है, लेकिन उस एम्प्लॉय के हार्डवर्क की वजह से ऑर्गेनाइजेशन को जो बेनिफिट होगा, ऑर्गेनाइजेशन को होगा बेनिफिट, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन को जो प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट को रिकॉर्ड किया जाता है। ठीक है, क्योंकि उसको आप मॉनेटरी टर्म में बता सकते हैं, तो उसे रिकॉर्ड किया जाएगा। लेकिन जो एम्प्लॉय की लॉयल्टी है, हार्ड वर्क है, इसको हम मॉनेटरी टर्म में नहीं कन्वर्ट कर सकते, इसलिए इसे बुक ऑफ अकाउंट में नहीं रिकॉर्ड किया जाता है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रिंसिपल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल। अगला क्या है? अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल। तो अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल नाम क्या है? अकाउंटिंग पीरियड, यानी जो लाइफ ऑफ द
ऑर्गेनाइजेशन है। अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल ये कहता है कि जो भी लाइफ है ऑर्गेनाइजेशन की, इसको स्मॉल इंटरवल, स्मॉल पीरियड में डिवाइड किया जाता है और उस इंटरवल के एंड में ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस को मेजर करना चाहिए। ठीक है, अकाउंटिंग पीरियड क्या कहता है कि जो लाइफ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है इसको स्मॉल इंटरवल अकाउंटिंग पीरियड्स में डिवाइड करना चाहिए। ठीक है, और उस अकाउंटिंग पीरियड के एंड में फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करना चाहिए ताकि ऑर्गेनाइजेशन की जो परफॉर्मेंस है उसको मेजर किया जा सके। राइट, अब आप कहेंगे कि हमने गोइंग कंसर्न प्रिंसिपल पढ़ा है, आपने पढ़ा है ना गोइंग कंसर्न प्रिंसिपल, जिसमें तो ये बताया गया है कि ऑर्गेनाइजेशन तो अभी लंबे समय तक काम करेगी। अभी तो ऑर्गेनाइजेशन का नियर फ्यूचर में क्लोज करने का कोई इरादा नहीं है। ठीक है, तो जब ऑर्गेनाइजेशन अभी लंबे समय तक काम करना है, तो ऑर्गेनाइजेशन की जब भी लाइफ अगर एंड होगी, तब एंड में बनाया जाएगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अभी बनाने की क्या जरूरत है, ये भी तो कह सकते हैं। क्यों लाइफ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन को हम इंटरवल्स में डिवाइड करें? ठीक है, और क्यों बीच बीच में हम हर रेगुलर इंटरवल पे क्यों फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएं? जब अभी बिजनेस लंबे समय तक चलना है तो एंड में बनाएंगे, क्योंकि हमने गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट तो पढ़ा है। बट इसका जवाब है नहीं, ऐसा नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि देयर आर नंबर ऑफ यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जो ऑर्गेनाइजेशन का फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसका इंतजार बहुत सारे लोग कर रहे होते हैं, जैसे ऑर्गेनाइजेशन का टॉप मैनेजमेंट, जैसे जो जिसने ऑर्गेनाइजेशन को लोन दिया है, बैंकर्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जैसे गवर्नमेंट। ठीक है, तो ये बहुत सारी, इसके अलावा और भी बहुत सारी पार्टीज हैं, इन्वेस्टर्स हैं, क्रेडिटर हैं, तो ये सब इंतजार कर रहे होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। क्यों? ताकि वो ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस को एसेस कर सकें। जो टॉप मैनेजमेंट है वो क्यों चाहता है ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्यों चाहता है एट रेगुलर इंटरवल, क्यों चाहता है? ताकि वो ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस को मेजर कर सके, वो देख सके कि कोई फंड की रिक्वायरमेंट तो नहीं है। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट लॉस ठीक हो रहा है, ऐसा तो नहीं कि ऑर्गेनाइजेशन लॉस में जा रही है, ऑर्गेनाइजेशन को पता ही ना हो। ठीक है, और जो गवर्नमेंट है उनको टैक्स एसेस करना है, टैक्स ड्यूज निकालने हैं। ठीक है, और जो बैंक है उसने क्या है, ऑर्गेनाइजेशन को लोन दिया है, तो बैंक भी चाहेगा ना कि पता करे कि भाई उसका लोन सेफ है कि नहीं, उसको रिटर्न मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये डिफरेंट पार्टीज हैं जो ऑर्गेनाइजेशन के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इंटरेस्टेड होते हैं, और वो लोग चाहते हैं कि एक रेगुलर इंटरवल पे उनको फाइनेंशियल स्टेटमेंट मिलते रहे, ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस को मेजर करके उनको सारी इंफॉर्मेशन मिलती रहे। इसीलिए प्रिंसिपल बनाया गया कि ऑर्गेनाइजेशन की जो लाइफ है उसको स्मॉल इंटरवल्स में डिवाइड किया जाए। ठीक है, और हर इंटरवल के एंड में, हर रेगुलर इंटरवल पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया जाए और परफॉर्मेंस मेजर की जाए। ठीक है, इसी कॉन्सेप्ट से, यही जो अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल है, यहीं से आया था अकाउंटिंग पीरियड का कॉन्सेप्ट। अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट क्या कहता है? अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट कहता है कि भाई रेगुलर इंटरवल के एंड में पीएल स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, ये सब बनाई जाए। और ये अकाउंटिंग पीरियड क्या होता है? ये अकाउंटिंग पीरियड यूजुअली 1 ईयर का होता है, यानी हर ऑर्गेनाइजेशन के लिए कंपलसरी है कि 1 ईयर के गैप पे, यूजुअली 1 ईयर होता है। ठीक है, वरना अब तो क्वार्टरली भी बनने लगा है, 3-3 महीने के गैप पे, 6-6 महीने के गैप पे, बट 1 ईयर पे तो बनना ही है। ठीक है, तो अकाउंटिंग पीरियड क्या होता है? अकाउंटिंग पीरियड 1 ईयर का होता है। तो इस अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल में कहा गया है कि 1 ईयर के गैप पे हर ऑर्गेनाइजेशन को, जब भी फाइनेंशियल ईयर एंड होगा, 1 ईयर के गैप पे हर ऑर्गेनाइजेशन को अपना जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो प्रिपेयर करना ही है और डिस्क्लोज करना ही है। ठीक है, दिस इज अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल। आ जाइए नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं, दैट इज फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल। अच्छा, एक बात और है, ये जितने भी अभी मैं कॉन्सेप्ट कन्वेंशन बता रही हूँ, इनको रटने की कोशिश एकदम मत करिएगा, इनके नाम पे फोकस करिएगा। ठीक है, जैसे इसका नाम क्या है, फुल डिस्क्लोजर, ऐसे ही इससे पहले मैंने अकाउंटिंग पीरियड डिस्कस किया। ठीक है, तो उनका नाम का जो मतलब है ना उस पे फोकस करिएगा और वहां से आप उस प्रिंसिपल को समझने की कोशिश करिएगा। अगर आप इनको रटने की कोशिश करेंगे ना तो नहीं रट पाएंगे। 14 कॉन्सेप्ट एंड कन्वेंशन है टोटल। ठीक है, तो इसका नाम क्या है? फुल डिस्क्लोजर। फुल मतलब पूरा, डिस्क्लोज करना मतलब शो करना। ठीक है, तो ये जो फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल क्या कहता है कि ठीक है, लीगल रिक्वायरमेंट तो है ही, यानी कानूनी तरफ से तो आपको फुल डिस्क्लोज करना ही है जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है, लेकिन एक अच्छी अकाउंटिंग प्रैक्टिस वो होती है, एक अच्छी अकाउंटिंग प्रैक्टिस वो होती है जिसमें जितनी भी मटेरियल इंफॉर्मेशन है
मटेरियल इन्फॉर्मेशन मतलब जितनी भी सिग्निफिकेंट इन्फॉर्मेशन है, जितनी भी रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन है, जितनी भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, दैट शुड बी डिस्क्लोज। वो डिस्क्लोज होनी चाहिए, वो शो होनी चाहिए। ठीक है, ऐसा ना हो कि ऑर्गेनाइजेशन जो है इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन तो हाइड कर ले और इररिलेवेंट इन्फॉर्मेशन, इमटेरियल इन्फॉर्मेशन शो करे। ठीक है, तो फुल डिस्क्लोजर नाम क्या है? फुल मतलब पूरा, डिस्क्लोज करना मतलब शो करना। तो फुल डिस्क्लोजर कहता है कि लीगल रिक्वायरमेंट तो है ही, लेकिन एक अच्छी अकाउंटिंग प्रैक्टिस के लिए ऑर्गेनाइजेशन को जितनी भी मटेरियल इन्फॉर्मेशन, रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन, सिग्निफिकेंट इन्फॉर्मेशन है, वो सब शो करना चाहिए। ठीक है, अब ये जो इंफॉर्मेशन है, ये डिस्क्लोज करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, इट डिपेंड अपॉन द मटेरियलिटी ऑफ द इंफॉर्मेशन। वो जो इंफॉर्मेशन है वो मटेरियल है कि नहीं है, मटेरियल का मतलब इंपॉर्टेंट है कि नहीं है, रिलेवेंट है कि नहीं है। ठीक है, जिसके लिए आप इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज कर रहे हैं उसके मतलब की है कि नहीं है, ये मैटर करता है कि उस इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज किया जाए कि ना किया जाए, इस बात पर डिपेंड करता है। ठीक है, अब इसका फायदा क्या है? अब सवाल आता है कि फुल डिस्क्लोज करने का फायदा क्या है। जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, इसको आप, इसकी जो भी इंफॉर्मेशन है, इसको फुली डिस्क्लोज करेंगे तो इसका बेनिफिट क्या होगा? बताइए सोच के, क्या बेनिफिट होगा? इसका बेनिफिट ये होगा कि जो भी डिफरेंट पार्टीज हैं, वो अब उनकी अब बेटर अंडरस्टैंडिंग बन पाएगी रिगार्डिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो प्रिंसिपल है दैट इज मटेरियलिटी प्रिंसिपल। अभी मैंने बताया था मटेरियलिटी का मतलब क्या होता है। मटेरियलिटी का मतलब होता है सिग्निफिकेंट, रिलेवेंट, इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो मटेरियलिटी प्रिंसिपल क्या कहता है कि ओनली दोज आइटम, केवल उन्हीं आइटम को फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोज करें विच हैव सिग्निफिकेंट इफेक्ट और रिलेवेंट टू द यूजर। यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में केवल उन्हीं बातों को शो करें, उन्हीं आइटम्स को शो करें जो रिलेवेंट हो, जो सिग्निफिकेंट हो, जो इम्पोर्टेंट हो यूजर के लिए। ठीक है, तो दिस इज मटेरियलिटी प्रिंसिपल। अब कोई भी इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है कि नहीं है, रिलेवेंट है कि नहीं है, या मटेरियल है कि नहीं है, ये किस बात पर डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है नेचर एंड अमाउंट ऑफ द आइटम। यानी वो जो आइटम है उसका नेचर क्या है, यानी किस टाइप की इंफॉर्मेशन है वो जो आइटम है, वो जो खर्चा है या वो जो इनकम है, वो किस टाइप की है, उसका नेचर क्या है। ठीक है, और उसका अमाउंट क्या है। बहुत छोटे एक्सपेंसेस नहीं शो किए जाते ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। ठीक है, तो यही बात कही गई है मटेरियलिटी में कि कोई भी आइटम मटेरियल है कि नहीं है। अभी किस बात पर डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है कि वो जो आइटम है वो उसका नेचर क्या है और उसका अमाउंट क्या है। राइट, अब एक और खास बात है। देखिए, अब ऑर्गेनाइजेशन हर लेवल की होती है। कुछ ऑर्गेनाइजेशन बहुत बड़ी होती है, कुछ ऑर्गेनाइजेशन बहुत छोटी होती है। ठीक है, हर लेवल की ऑर्गेनाइजेशन है, मिडिल लेवल की भी ऑर्गेनाइजेशन है। तो एक सवाल ये आता है कि एक सवाल नहीं, मतलब एक कॉन्सेप्ट ये है कि क्या होता है कभी कभार कुछ आइटम एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए तो बहुत ही मटेरियल है, बहुत ही सिग्निफिकेंट है, लेकिन वही इंफॉर्मेशन दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या है? इतना मटेरियल नहीं है, यानी इतनी सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन नहीं है। ठीक है, जैसे चलिए एग्जाम्पल के साथ समझाती हूँ। जैसे सपोज करिए एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसने 50,000 का एक्सपेंस किया ऑन रिपेयर एंड मेंटेनेंस पे। ठीक है, उसने अपनी ऑर्गेनाइजेशन का, फैक्ट्री का कुछ रिपेयर मेंटेनेंस का काम कराया, खर्चा आया 50,000 रुपए। ठीक है, और ये जो ऑर्गेनाइजेशन थी, इसका जो टर्नओवर था दैट वाज 2.5 लाख रुपए। ठीक है, 2.5 लाख का टर्नओवर था, तो उसने 50,000 का कुछ रिपेयर मेंटेनेंस का काम कराया अपनी फैक्ट्री में। ठीक है, उसी की जगह एक दूसरी ऑर्गेनाइजेशन थी, इसको हम ए कर देते हैं, ये ऑर्गेनाइजेशन ए थी, ये ऑर्गेनाइजेशन बी है। उसी की जगह एक दूसरी ऑर्गेनाइजेशन बी है, उसने भी कुछ रिपेयर एंड मेंटेनेंस पे खर्चा किया, 50,000 का एक्सपेंस किया। ठीक है, बट इस ऑर्गेनाइजेशन का जो टर्नओवर है दैट इज 15 करोड़। ठीक है, इस ऑर्गेनाइजेशन का टर्नओवर बहुत ज्यादा है, 15 करोड़। तो अब बताइए एक सवाल, आपने मटेरियलिटी प्रिंसिपल पढ़ लिया है, तो अब बताइए एक सवाल, ये जो 50,000 का जो एक्सपेंस है, ये ए या बी दोनों में से किस ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये जो इंफॉर्मेशन है मटेरियल है? किस ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये जो इंफॉर्मेशन है वो सिग्निफिकेंट है? तो याद रखिए, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ना, ऑर्गेनाइजेशन बी, 15 करोड़ का टर्नओवर है। तो 15 करोड़ का अगर टर्नओवर है तो इसने अगर 50,000 का खर्चा भी कर लिया रिपेयर एंड मेंटेनेंस में,
ठीक है, तो क्या ये अपने बुक ऑफ अकाउंट में इस इन्फॉर्मेशन को दिखाएगा? तो उसके लिए ये कोई बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है, उसके लिए ये इन्फॉर्मेशन बहुत सिग्निफिकेंट नहीं है। तो जो बी ऑर्गेनाइजेशन है ये इस इन्फॉर्मेशन को नहीं दिखाएगा। लेकिन जो ए ऑर्गेनाइजेशन है जिसका टोटल टर्नओवर ही 2.5 लाख का है और 2.5 लाख का 1/5 कह लीजिए 50,000 उसने खर्चा कर दिया है, तो ये इन्फॉर्मेशन ऑर्गेनाइजेशन ए के लिए बहुत ही सिग्निफिकेंट है। तो ऑर्गेनाइजेशन ए जो है इस इंफॉर्मेशन को अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोज करेगा, राइट? तो दिस इज मटेरियलिटी प्रिंसिपल। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज कंजर्वेटिज्म, या जिसको प्रूडेंस प्रिंसिपल भी कहते हैं। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कंजर्वेटिज्म तो समझ में आ रहा है, ये प्रूडेंस मतलब क्या होता है? तो प्रूडेंस मतलब होता है बुद्धिमानी, समझदारी, या कह लीजिए सावधानी। तो प्रूडेंस प्रिंसिपल कहता है कि अकाउंटिंग में हमें बड़ी बुद्धिमानी से, बड़ी सावधानी से, ठीक है, बहुत समझदारी से काम करना है। तो ये जो प्रूडेंस प्रिंसिपल है इसको एक फ्रेज से आपको हर बुक में ये फ्रेज जरूर मिल जाएगा, एक फ्रेज से डिनोट किया जाता है। कहा जाता है कि डू नॉट एंटीसिपेट अ प्रॉफिट बट प्रोवाइड फॉर ऑल पॉसिबल लॉसेस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो प्रूडेंस प्रिंसिपल कहता है कि डू नॉट एंटीसिपेट अ प्रॉफिट, यानी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको आगे फ्यूचर में होने वाले जो भी प्रॉफिट्स हैं उनको एंटीसिपेट नहीं करना चाहिए, उनका अनुमान नहीं लगाना चाहिए, उनको ध्यान में नहीं रखना चाहिए। लेकिन आगे चल के जो भी लॉसेस हो सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन का उसका जरूर ध्यान रखना चाहिए। उसके लिए जो भी नेसेसरी स्टेप्स हैं, जो भी प्रोविजन बनाने की जरूरत है वो सब करना चाहिए। लेकिन आगे चल के कोई अगर प्रॉफिट होने वाला है तो उसे कंसीडर मत करिए, प्रॉफिट तो अपने आप हो ही जाएगा, वो तो आपके अकाउंट में आ ही जाएगा। ठीक है, तो दिस इज कंजर्वेटिज्म या प्रूडेंस प्रिंसिपल। प्रूडेंस प्रिंसिपल कहता है कि बहुत सावधानी के साथ, समझदारी के साथ अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना चाहिए। आगे आने वाले जो लॉसेस हैं उनका तो ध्यान बहुत रखना चाहिए, लेकिन जो प्रॉफिट है उनको कंसीडर नहीं करना चाहिए। दिस इज प्रूडेंस प्रिंसिपल। ठीक है, तो वही मैंने यहाँ पे लिखा है कि कंसीडर ऑल प्रोस्पेक्टिव लॉसेस, जो भी आगे फ्यूचर में प्रोस्पेक्टिव लॉसेस हो सकते हैं उनको कंसीडर करना चाहिए, बट नॉट द प्रोस्पेक्टिव लॉस प्रॉफिट। जो भी आगे चल के प्रॉफिट हो सकते हैं उसको नहीं कंसीडर करिए, लेकिन जो लॉसेस हैं उनके लिए नेसेसरी स्टेप लीजिए, उसके लिए नेसेसरी प्रोविजंस बना के रखिए। ठीक है, तो दिस इज प्रूडेंस प्रिंसिपल। इसीलिए आपने पढ़ा होगा प्रोविजंस फॉर डाउटफुल डेब्ट। ऑर्गेनाइजेशन का जो भी आगे चल के डाउटफुल अगर डेप्ट हो सकता है तो उसके लिए ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, पहले से प्रोविजन बनाती है। अगर जो डेप्रिशिएशन आगे चल के एसेट्स पे लगेगा उसके लिए ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, पहले से प्रोविजन बनाती है। ठीक है, तो वो यहीं पे बताया गया है, प्रूडेंस प्रिंसिपल में बताया गया है। ठीक है, जो बच्चे अकाउंटिंग पढ़ चुके हैं वो जानते होंगे कि जो क्लोजिंग स्टॉक है उसको हम किस वैल्यू पे रिकॉर्ड करते हैं, बताइए क्लोजिंग स्टॉक को कैसे रिकॉर्ड करते हैं? तो क्लोजिंग स्टॉक को हम रिकॉर्ड करते हैं एट द लोअर ऑफ कॉस्ट या नेट रिलाइजेबल वैल्यू। याद आ रहा है, जो क्लोजिंग स्टॉक है उसको हम किस पे रिकॉर्ड करते हैं? एट द लोअर ऑफ कॉस्ट, दोनों में से जो कम हो, या तो कॉस्ट या फिर नेट रिलाइजेबल वैल्यू, इन दोनों में से जो कम है उस पे रिकॉर्ड करते हैं क्लोजिंग स्टॉक को। तो ऐसा हम क्यों करते हैं? बिकॉज ऑफ दिस प्रिंसिपल। ये जो प्रिंसिपल अभी आपने पढ़ा ना, प्रूडेंस प्रिंसिपल, इसी के कारण करते हैं कि हम कम से कम वैल्यू पे रिकॉर्ड करते हैं, इन दोनों में से जो कम होगा वो उस पे रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, तो ये हम प्रूडेंस प्रिंसिपल की वजह से करते हैं। अब एक बात और आती है, ये जो प्रूडेंस प्रिंसिपल है ना इसका एक नुकसान भी है, इसका एक ड्रॉबैक भी है। क्या ड्रॉबैक है कि ये जो प्रूडेंस प्रिंसिपल है समटाइम इट इज यूज्ड टू क्रिएट सीक्रेट रिजर्व। ये जो प्रूडेंस प्रिंसिपल है कभी कभार इसका सीक्रेट रिजर्व बनाने में भी यूज होता है। अगर ऑर्गेनाइजेशन सपोज करिए बहुत एक्सेस प्रोविजन, प्रूडेंस प्रिंसिपल कहता है कि प्रोविजन बनाइए डाउटफुल डेब्ट या डेप्रिसिएशन के लिए, प्रोविजन पहले से बना के चलने चाहिए। ठीक है, बट अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है वो बहुत ही एक्सेस में डाउटफुल डेब्ट के लिए प्रोविजन बना के चल रही है या डेप्रिसिएशन के लिए बहुत ही एक्सेस में प्रोविजन बना के चल रही है, तो इससे क्या होगा, एक सीक्रेट रिजर्व क्रिएट हो सकता है। ठीक है, और इससे इसका इम्पैक्ट ये पड़ेगा कि इससे जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट फिर जो बनेगा ऑर्गेनाइजेशन का, दैट विल नॉट शो द ट्रू पोजीशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। इससे जो ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो सही नहीं बनेगी और उससे सही पोजीशन नहीं पता चलेगी। तो इसका एक नुकसान भी है कि कभी कभार ऑर्गेनाइजेशन में सीक्रेट रिजर्व बनाने में भी इस प्रूडेंस प्रिंसिपल को यूज किया जाता है, राइट। नेक्स्ट इज कॉस्ट प्रिंसिपल। ये जो कॉस्ट प्रिंसिपल है ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है। ये प्रिंसिपल क्या कहता है, ये प्रिंसिपल कहता है कि किसी भी एसेट को रिकॉर्ड करना चाहिए इन बुक ऑफ अकाउंट एट अ प्राइस विच इज पेड टू एक्वायर इट।
यानी कितनी प्राइस पे की है ऑर्गेनाइजेशन ने उस एसेट को एक्वायर करने में, ठीक है, उस प्राइस पर हम किसी भी एसेट को बुक ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। और उसी कॉस्ट को हम यूज करते हैं फॉर ऑल द सब्सिक्वेंट अकाउंटिंग ऑफ एसेट, यानी फर्दर जो भी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना है उसमें उसी कॉस्ट को हम यूज करते हैं, ठीक है। दिस इज कॉस्ट कॉन्सेप्ट। नाम क्या है? कॉस्ट कॉन्सेप्ट। यानी ये इस कॉन्सेप्ट से हमें ये इस प्रिंसिपल से हमें ये पता चलता है कि किसी भी एसेट को बुक ऑफ अकाउंट में किस कॉस्ट पे रिकॉर्ड करें, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल के साथ समझाती हूँ तो अच्छे समझ में आएगा। सपोज करिए ऑर्गेनाइजेशन ने एक मशीनरी खरीदी, कितने की? 4 लाख की मशीनरी खरीदी, यानी वो जो मशीनरी थी उसकी सेलिंग प्राइस जो थी दैट वाज 4 लाख। 4 लाख की सेलिंग प्राइस थी, उसने 4 लाख में ऑर्गेनाइजेशन ने मशीनरी खरीदी। अब वो जो मशीनरी थी बहुत दूर, कहीं शायद साउथ में कहीं से बैंगलोर से खरीदी, ठीक है। तो ट्रांसपोर्ट करके उसको दिल्ली तक लाने में ऑर्गेनाइजेशन का 50,000 का खर्चा हो गया। फिर मशीनरी है, कुछ इंश्योरेंस करा के लाया गया होगा, ठीक है, तो 20,000 का इसका इंश्योरेंस हुआ। और फिर वो जो मशीनरी थी फैक्ट्री में लाके इंस्टॉल करने में ऑर्गेनाइजेशन का 30,000 का खर्चा हो गया, ठीक है। तो अब एक सवाल है कि अब इस मशीनरी को जो बुक ऑफ अकाउंट है उसे किस कॉस्ट पर रिकॉर्ड करेंगे, ये बताइए। ये जो मशीनरी है 4 लाख की इसकी प्राइस थी, ट्रांसपोर्ट करके इंश्योरेंस और इंस्टॉलेशन का टोटल 1 लाख का और खर्चा हो गया। तो इस मशीनरी को हम बुक ऑफ अकाउंट में किस कॉस्ट पे रिकॉर्ड करेंगे? तो इसका जवाब इस कॉस्ट प्रिंसिपल में बताया गया है। तो कॉस्ट प्रिंसिपल में कहा गया है कि एसेट को रिकॉर्ड किया जाता है उस प्राइस पे विच इज पेड टू एक्वायर इट। उस एसेट को एक्वायर करने में कितना खर्चा हुआ उस प्राइस पे इसे रिकॉर्ड किया जाता है। तो ये मशीनरी थी तो 4 लाख की थी, लेकिन 1 लाख का और खर्चा हुआ, तो मशीनरी को हम बुक ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे एट अ कॉस्ट ऑफ 5 लाख। 5 लाख की कॉस्ट पे रिकॉर्ड करेंगे, राइट। अब ये जो एसेट है इसको रिकॉर्ड किया हमने 5 लाख पे, बट इसके बाद जो है हर साल इस पे क्या चार्ज होगा? एक सिस्टमैटिक वे में डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाएगा, ठीक है। इसी को बुक वैल्यू कहा जाता है। ओके, चलिए एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। सपोज करिए ये जो एसेट था 5 लाख का था, ठीक है। बट जब फाइनल अकाउंट बनाया गया, ठीक है, 31 मार्च को जब फाइनल अकाउंट बनाया गया तब उस एसेट की वैल्यू शायद कम हो गई हो, 4 लाख हो गई हो, ठीक है, या शायद उस एसेट की वैल्यू बढ़ गई हो, 7 लाख हो गई हो। लेकिन क्योंकि हम कॉस्ट प्रिंसिपल पढ़ चुके हैं तो हम जानते हैं कि कॉस्ट प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग इस एसेट को किस पे रिकॉर्ड करेंगे बुक ऑफ अकाउंट में? हम इसको रिकॉर्ड करेंगे 5 लाख पे, ठीक है। भले ही इस एसेट की वैल्यू कम हो गई हो या कुछ बढ़ गई हो एट द टाइम ऑफ प्रिपेयरिंग ऑफ फाइनल अकाउंट, फाइनल अकाउंट जब बना रहे हो तो कुछ बढ़ गई हो या कुछ कम हो गई हो, लेकिन इस एसेट को हम किस पे रिकॉर्ड करेंगे? हम रिकॉर्ड करेंगे 5 लाख पे। और फिर उस पे जो भी डेप्रिसिएशन चार्ज होता है उस तारीख तक जो भी डेप्रिसिएशन उस मशीनरी पे लगता है उसे हम माइनस करेंगे, ठीक है। उस कॉस्ट में से हम डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे, इसी को कहा जाता है बुक वैल्यू, ठीक है। अब सवाल ये आता है कि इसका बेनिफिट क्या है? ये जो कॉस्ट कॉन्सेप्ट है इसका बेनिफिट क्या है? तो इसका बेनिफिट ये है कि इससे कोई पर्सनल बायसनेस नहीं हो पाएगी, ठीक है। क्योंकि हमें पता है कि एसेट जो है उसको हम रिकॉर्ड करते हैं एट अ प्राइस विच इज पेड टू एक्वायर इट। कितनी प्राइस हमने पे की है उसे एक्वायर करने में, माइनस जो भी उस तारीख तक जो भी डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ है, इनको माइनस करेंगे और उस वैल्यू पे एसेट को रिकॉर्ड किया जाता है। तो इससे क्या है, कोई भी बायसनेस की कोई चांसेस नहीं होते हैं। एसेट की वैल्यू बढ़ गई है या कम हो गई है तो ऐसा कुछ भी हमें नहीं देखना होता है, तो इससे कोई भी पर्सनल बायसनेस के चांसेस नहीं होते हैं। तो ये एक बेनिफिट है कॉस्ट प्रिंसिपल का, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। वैसे एक बार रिवाइंड करके आप दोबारा भी देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैचिंग प्रिंसिपल नेक्स्ट क्या है? मैचिंग प्रिंसिपल। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। नाम क्या है? मैचिंग। तो यानी यहाँ कुछ मैच कराया जा रहा होगा, इसीलिए नाम क्या है? मैचिंग। तो मैचिंग प्रिंसिपल क्या कहता है? देखिए हम जानते हैं द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एनी बिजनेस इज टू डिटरमाइन द प्रॉफिट पीरियोडिकली, ठीक है। मेन ऑब्जेक्टिव क्या है बिजनेस का? कि ठीक है प्रॉफिट अर्न करना, बट प्रॉफिट को कैलकुलेट भी करना, डिटरमाइन करना कि कितना प्रॉफिट हुआ है ऑर्गेनाइजेशन को, ये पता करना, ठीक है। हर रेगुलर इंटरवल के बाद ऑर्गेनाइजेशन चाहती है कि ऑर्गेनाइजेशन जाने कि ऑर्गेनाइजेशन को कितना प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। बट ऑर्गेनाइजेशन कैसे पता कर पाएगी कि कितना प्रॉफिट हुआ है? तो उसके लिए प्रिंसिपल आया था मैचिंग प्रिंसिपल। तो मैचिंग प्रिंसिपल कहता है कि ऑर्गेनाइजेशन के लिए जरूरी है कि वो मैच करे। क्या मैच करे? रेवेन्यू अर्न ड्यूरिंग द पीरियड
यानी किसी पर्टिकुलर पीरियड में, किसी पर्टिकुलर ड्यूरेशन में ऑर्गेनाइजेशन ने जितना भी रेवेन्यू अर्न किया है उसको मैच करे विद द एक्सपेंस ऑफ दैट पीरियड। यानी उस ड्यूरेशन में ऑर्गेनाइजेशन ने जितना खर्चा किया है उससे उसको मैच करे और फिर फाइंड आउट करे करेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द अकाउंटिंग पीरियड। अकाउंटिंग पीरियड मतलब वही फाइनेंशियल ईयर, 1 ईयर, ठीक है। तो ऑर्गेनाइजेशन ने एक साल में जितना रेवेन्यू अर्न किया है उसको मैच करे किससे, एक्सपेंसेस ऑफ दैट पीरियड। उस एक साल में ऑर्गेनाइजेशन ने कितना खर्चा किया है, इन दोनों को मैच करे, इन दोनों के डिफरेंस से ऑर्गेनाइजेशन को क्या मिलेगा, प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। दिस इज मैचिंग प्रिंसिपल, बहुत आसान है, ठीक है। अब इसमें एक खास बात है कि ये नहीं मैटर करता कि ऑर्गेनाइजेशन ने पेमेंट की है कि नहीं की है, ऑर्गेनाइजेशन को पेमेंट रिसीव हुई है कि नहीं हुई है, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन ने कैश में पेमेंट किया कि नहीं, कैश में पेमेंट रिसीव हुई कि नहीं, ये नहीं मैटर करता। अगर कोई खर्चा हो गया है इस फाइनेंशियल ईयर में तो हम उसको रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। अगर कोई इनकम ऑर्गेनाइजेशन की हो गई है इस फाइनेंशियल ईयर में तो हम उसे रिकॉर्ड करेंगे और फिर हम उसे मैच करेंगे, ठीक है। भले ही पेमेंट हमने की है चाहे नहीं की है, भले ही इनकम हमें कैश में रिसीव हुई है कि नहीं हुई है, ये नहीं मैटर करता। किसी फाइनेंशियल ईयर में अगर ऑर्गेनाइजेशन ने रेवेन्यू अर्न किया है तो हम सिंपली उसको किससे मैच करते हैं, एक्सपेंस ऑफ दैट पीरियड, ठीक है। ये मैटर नहीं करता कि वो पैसा रिसीव हुआ है कि नहीं हुआ है या ऑर्गेनाइजेशन ने पेमेंट की है कि नहीं की है। इन सब का हम क्या करेंगे, जितना भी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है या कह लीजिए जो प्रीपेड एक्सपेंसेस है या अक्रूवल इनकम या फिर अनअर्न इनकम यानी एडवांस इनकम, इन सब का हम क्या करेंगे, इन सब का एडजस्टमेंट किया जाता है। पढ़ा है ना हमने, हमने जब बेसिस ऑफ अकाउंटिंग पढ़ा था, ठीक है, तो वहां हमने पढ़ा था उन सबका क्या किया जाता है, उन सबका एडजस्टमेंट किया जाता है, राइट। अब इसका फायदा क्या है, ये जो मैचिंग प्रिंसिपल है, मैचिंग प्रिंसिपल क्या कहता है कि किसी भी फाइनेंशियल ईयर में, किसी भी अकाउंटिंग पीरियड में जितने भी रेवेन्यू हो रहे हैं उसको हम मैच करें एक्सपेंस से, ठीक है। भले ही वो पैसा रिसीव हुआ है चाहे नहीं रिसीव हुआ है। बट इसका बेनिफिट क्या है, इसका बेनिफिट ये है कि इससे जो है ना, जो आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे दैट विल शो द ट्रू एंड फेयर पोजीशन। मैचिंग प्रिंसिपल का बेनिफिट ये है कि इस प्रिंसिपल को यूज करके जो आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे उससे जो फाइनेंशियल पोजीशन पता चलेगी दैट विल बी ट्रू, वो सही होगी, वो फेयर होगी, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है दैट इज डुअलिटी प्रिंसिपल, या जिसको डुअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल भी कहते हैं। ये इवन बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं कहूंगी, ठीक है। डुअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल क्या है, इवन हमारा जो पूरा जो डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम है ना, ये इसी कॉन्सेप्ट पे, इसी प्रिंसिपल पे बेस्ड है, डुअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल या डुअलिटी प्रिंसिपल जिसे कहते हैं, ठीक है। तो ये जो डुअलिटी प्रिंसिपल है ये क्या कहता है, नाम क्या है, डुअल, डुअल मतलब दो, ठीक है। तो ये क्या कहता है कि एवरी ट्रांजेक्शन विच इज इंटर्ड इनटू बाय द एंटरप्राइज, यानी जितने भी ट्रांजेक्शन जो ऑर्गेनाइजेशन रिकॉर्ड करती है हैज टू एस्पेक्ट। हर ट्रांजेक्शन के दो एस्पेक्ट होते हैं, एक डेबिट और एक क्रेडिट ऑफ इक्वल अमाउंट, ठीक है। तो डुअल एस्पेक्ट क्या आता है, हर ट्रांजेक्शन जो होता है जो ऑर्गेनाइजेशन के बुक ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाता है इसके दो एस्पेक्ट होते हैं, एक डेबिट होता है और एक क्रेडिट होता है ऑफ इक्वल अमाउंट, राइट। या फिर इसको दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि फॉर एवरी डेबिट एंट्री देयर इज वन क्रेडिट एंट्री ऑफ इक्वल अमाउंट। हर डेबिट एंट्री की के अगेंस्ट एक क्रेडिट एंट्री होती है ऑफ इक्वल अमाउंट, या फिर वाइसी वर्सा, ठीक है। तो दिस इज डुअल एस्पेक्ट। इवन ये जो हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन है, अकाउंटिंग इक्वेशन तो जान रहे हैं, हमने डिस्कस किया था पहले। अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है, कैपिटल प्लस लाइबिलिटी इक्वल्स टू एसेट, यही तो था अकाउंटिंग इक्वेशन। बैलेंस शीट में यही होता है ना, लाइबिलिटी साइड में ऊपर क्या शो करते हैं, कैपिटल और प्लस आउटसाइड लाइबिलिटी, और वो किसके बराबर होता है, एसेट, ठीक है। तो यही था हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। तो ये जो अकाउंटिंग इक्वेशन है ये इसी डुअलिटी प्रिंसिपल पे ही तो बेस्ड है। चलिए इसको एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। एक मिस्टर राम है, इन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया विद अ कैपिटल ऑफ ₹1,00,000, 1,00,000 के कैपिटल के साथ इन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया। अब हम डुअलिटी प्रिंसिपल पढ़ चुके हैं, हम जानते हैं हर ट्रांजेक्शन के दो इम्पैक्ट होते हैं, एक डेबिट और एक क्रेडिट, ठीक है। चलिए, तो ये अगर मिस्टर राम है, इन्होंने पैसा कंट्रीब्यूट किया है ऑर्गेनाइजेशन में, तो क्या है, कैश ऑर्गेनाइजेशन में आया होगा, ठीक है। अगर 1,00,000 रुपए लाए हैं तो ऑर्गेनाइजेशन में क्या है, कैश आया है, एसेट क्या हुआ, प्लस हुआ। लेकिन इस एसेट के प्लस होने के साथ ही ऑर्गेनाइजेशन पे 1,00,000 रुपए की क्या आ गई, लाइबिलिटी भी तो आ गई,
ठीक है, हम पढ़ चुके हैं पहला प्रिंसिपल कि ओनर अलग है, बिजनेस अलग है। अगर ओनर ने अपने बिजनेस में ही पैसा डाला है तो इट इज कंसीडर एज लायबिलिटी टू द बिजनेस। बिजनेस के लिए क्या है? लायबिलिटी है। किसकी तरफ? ओनर की तरफ। बिजनेस की लायबिलिटी है, तो वो क्या है कि कैपिटल या कह लीजिए लायबिलिटी ऑर्गेनाइजेशन की कितने से बढ़ गई? 1 लाख रुपए से बढ़ गई। ठीक है, तो ये क्या है? डुअल एस्पेक्ट। यानी जो ओनर है उसने बिजनेस में पैसा डाला तो इसका दो इम्पैक्ट होगा। एक तो बिजनेस में 1 लाख रुपए बढ़ गया, ठीक है, बट बिजनेस की लायबिलिटी भी 1 लाख रुपए की बढ़ गई। तो आप अगर ये जो अकाउंटिंग इक्वेशन है इसमें अगर देखें, क्या है? एसेट 1 लाख रुपए से बढ़ गया, इसके साथ ही कैपिटल भी 1 लाख रुपए से बढ़ गया। तो दिस अकाउंटिंग इक्वेशन ऑलवेज होल्ड ट्रू। ये जो अकाउंटिंग इक्वेशन है ना, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड हमेशा बराबर आएगा, ये डुअलिटी एस्पेक्ट पे, क्योंकि ये डुअलिटी एस्पेक्ट पे बेस्ड है। ठीक है, चलिए आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट। रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट, तो ये जो रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट है, ये इस सवाल का जवाब है। नाम क्या है? रेवेन्यू। ठीक है, रिकॉग्निशन। रिकॉग्निशन मतलब रिकॉग्नाइज करना, पहचानना। ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशन के सामने एक प्रॉब्लम आती है कि ऑर्गेनाइजेशन ने कोई भी रेवेन्यू अगर अर्न किया है तो उसको बुक ऑफ अकाउंट में कब रिकॉर्ड करें, एक प्रॉब्लम आती है। ठीक है, तो उसका जवाब इस प्रिंसिपल में बताया गया है, रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट में, कि रेवेन्यू इज कंसीडर टू हैव बीन रियलाइज या अर्न। किसी भी रेवेन्यू को, ऑर्गेनाइजेशन जो भी रेवेन्यू अर्न करती है उसको हम रियलाइज या अर्न कब मानेंगे? व्हेन द ट्रांजैक्शन हैज बीन इंटर्ड इनटू। यानी जब ऑर्गेनाइजेशन ट्रांजैक्शन में इंटर हुई है और अब ऑब्लिगेशन हो गया है, जो दूसरी पार्टी है उस पर ऑब्लिगेशन है कि अब ऑर्गेनाइजेशन को पेमेंट करे। अगर कोई सामान सेल किया है तो जो भी बायर है अब ऑर्गेनाइजेशन को पेमेंट करे, उस पर अगर ऑब्लिगेशन हो गया है तब हम रेवेन्यू को बुक ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं। तब हम मानते हैं कि रेवेन्यू ऑर्गेनाइजेशन ने क्या है? अर्न कर लिया है। राइट। रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट कहता है कि रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज करना और रेवेन्यू को रिसीव करना ये दो अलग चीजें हैं। ठीक है, ट्रांजैक्शन कब हुआ है और उसका पैसा कब रिसीव हुआ है, ये दो अलग चीजें हैं। ठीक है, तो रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट ये कहता है कि किसी भी ट्रांजैक्शन को बुक ऑफ अकाउंट में हम तब रिकॉर्ड करेंगे जब वो ट्रांजैक्शन अकर करा है। जब अगर आपने कोई गुड्स सेल किए हैं तो गुड्स अगर सेलर बायर के पास पहुंच गए हैं और अब बायर पे ऑब्लिगेशन है कि बायर को उस गुड्स के अगेंस्ट पेमेंट करना है, तब हम मानते हैं कि रेवेन्यू इज अर्न, रेवेन्यू अर्न हुआ है। राइट। चलिए एक एग्जांपल के साथ बताती हूँ तो अच्छे से समझ में आएगा। सपोज करिए एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसने गुड्स सेल किए हैं। कब सेल किए? फरवरी 2020 में। ठीक है, और उसको ऑर्गेनाइजेशन को अमाउंट कब रिसीव हुआ? अप्रैल 2020 में। ठीक है, बेचा उसने फरवरी में, अमाउंट रिसीव हुआ अप्रैल में, सेम ईयर में। ठीक है, तब रेवेन्यू ऑफ दिस सेल शुड बी रिकॉग्नाइज्ड इन। एक सवाल है, तो आप ये बताइए, क्योंकि आप रेवेन्यू रिकॉग्निशन तो आपने पढ़ लिया, अब बताइए ये जो रेवेन्यू ऑर्गेनाइजेशन ने अर्न किया है इसको किस महीने में बुक ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाएगा? सेल कब किया? फरवरी में। अमाउंट कब मिला? अप्रैल में। तो इस रेवेन्यू को कब रिकॉग्नाइज करेंगे? तो इस रेवेन्यू को हम रिकॉग्नाइज करेंगे फरवरी में। क्यों फरवरी में रिकॉर्ड करेंगे? क्योंकि जो हमने सेलिंग ऑफ गुड की है वो तो हमने फरवरी में किया है ना। गुड्स बायर के पास किस महीने में पहुंचे हैं? फरवरी में पहुंचे हैं ना। बायर उसका ओनर कब बना है? फरवरी में बन गया है। भले ही बायर ने पेमेंट किया अप्रैल में, अभी मैंने बताया था ना, कैश कब रिसीव हो रहा है या कैश का पेमेंट हम कब कर रहे हैं ये मैटर नहीं करता, उसके लिए तो हम एडजस्टमेंट कर देंगे। ठीक है, लेकिन सेलिंग कब की गई, ये ट्रांजेक्शन कब अकर किया है? फरवरी में। इसलिए इस ट्रांजेक्शन को बुक ऑफ अकाउंट में हम फरवरी में रिकॉर्ड करेंगे। राइट। चलिए एक और एग्जांपल समझाती हूँ। सपोज करिए एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसको किसी ट्रांजेक्शन के अगेंस्ट उसको एडवांस रिसीव हुआ। एक ऑर्गेनाइजेशन को सेलिंग करनी थी, उसके लिए ऑर्गेनाइजेशन को एडवांस रिसीव हुआ कब? फरवरी में। ठीक है, फिर फाइनली ऑर्गेनाइजेशन ने वो प्रोडक्ट बना लिया और वो फिर सेल कब किया? सेल किया मई में, मई 2020 में। तो बताइए ये जो ऑर्गेनाइजेशन ने जो भी रेवेन्यू अर्न किया है, ठीक है, उसको हम बुक ऑफ अकाउंट में कब रिकॉर्ड करेंगे? सवाल समझ में आया? एक ऑर्गेनाइजेशन थी, उसको कुछ टेंडर मिला, कुछ कॉन्ट्रैक्ट मिला कि आपको इतने प्रोडक्ट बनाने हैं, तो उसके लिए कुछ एडवांस पेमेंट किया गया, थोड़ा सा अमाउंट एडवांस किया गया पेमेंट। तो वो कब किया गया? फरवरी में। सेल कब की ऑर्गेनाइजेशन ने सेल की मई में। तो बताइए इस ट्रांजेक्शन को बुक ऑफ अकाउंट में कब रिकॉर्ड करेंगे? तो इसको हम रिकॉर्ड करेंगे बुक ऑफ अकाउंट में मई में।
ठीक है। क्यों मई में रिकॉर्ड करेंगे? क्योंकि फाइनली जो गुड्स हैं वो कब डिलीवर किए गए? वो बायर को गुड्स दिए गए मई में, ठीक है। बायर उसका ओनर कब बना? मई में। तो इस ट्रांजेक्शन को हम मई के मंथ में बुक ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे। तो रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट यही कहता है कि रेवेन्यू को कब रिकॉग्नाइज करें, कब बुक ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करें। इसका जवाब इस कॉन्सेप्ट में दिया गया है, राइट। नाउ कम टू लास्ट कॉन्सेप्ट, दैट इज वेरीफिएबल ऑब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट। तो ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि जो अकाउंटिंग है ना, दैट शुड बी ऑब्जेक्टिव, वो ऑब्जेक्टिव होनी चाहिए। ऑब्जेक्टिव मतलब निष्पक्ष होनी चाहिए, इसमें कोई भी बायसनेस नहीं होनी चाहिए। इट शुड बी फ्री फ्रॉम पर्सनल बायसनेस। अब सवाल ये आता है कि अकाउंटिंग जो है वो कैसे बायस नहीं होगी। तो अकाउंटिंग में अगर आप जितने भी आइटम को मेजर कर रहे हैं, व्हेन इट इज बेस्ड ऑन सम वेरीफिएबल एविडेंस, अगर अकाउंटिंग में जितने भी आइटम, जितने भी खर्चों को, जितने भी इनकम को आप मेजर कर रहे हैं, अगर ये किसी एविडेंस यानी प्रूफ पे बेस्ड होंगे जिनको हम वेरीफाई कर सकें, अगर अकाउंटिंग में जितने भी आइटम को रिकॉर्ड कर रहे हैं अगर वो बेस्ड होंगे किसी भी वेरीफिएबल एविडेंस पे, ठीक है, वेरीफिएबल कुछ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट अगर होगा उनके साथ, ठीक है, तो हम बायस नहीं हो पाएंगे। ठीक है, तो यही इस कॉन्सेप्ट में कहा गया है, वेरीफिएबल ऑब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट में, कि जितने भी ट्रांजेक्शन हम बुक ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करें उनके साथ कुछ वेरीफिएबल एविडेंस, कुछ प्रूफ होने चाहिए, कुछ बिल होने चाहिए, कुछ रिसिप्ट्स होनी चाहिए, जैसे कैश मेमोज, इनवॉइसेस, सेल्स बिल, ये सब होनी चाहिए। अगर ये सब होंगे तो फिर अकाउंटिंग जो है वो बायस नहीं हो पाएगी। इट विल बी फ्री फ्रॉम पर्सनल बायसनेस, इट विल बी मोर ऑब्जेक्टिव। अकाउंटिंग क्या हो जाएगी? निष्पक्ष हो जाएगी, ज्यादा ऑब्जेक्टिव हो जाएगी। ठीक है, और यही जो बिल्स होते हैं, इनवॉइसेस होते हैं, यही तो यूज होते हैं फॉर द पर्पज ऑफ ऑडिट। आगे चल के आप लोग पढ़ेंगे ऑडिट डिटेल में। इवन ऑडिटिंग पे एक सेपरेट सब्जेक्ट है ऑडिटिंग, बीकॉम में भी है, बीबीए में भी है, तो वहां पे आप डिटेल में ये डिस्कस करेंगे। तो ऑडिट में ये ही सब डॉक्यूमेंट यूज होते हैं, जो कैश मेमोज होते हैं, इनवॉइसेस होते हैं, सेल्स बिल होते हैं। ठीक है, तो दिस इज वेरीफिएबल ऑब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट। तो यही है वेरीफिएबल ऑब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो फिर चलिए आज का लेक्चर हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं। दिस वाज ऑल अबाउट दिस लेक्चर। आई होप आपको जितने भी मैंने 11 प्रिंसिपल्स आज के लेक्चर में हमने डिस्कस किए हैं आपको सारे ही समझ में आ गए होंगे। वैसे अगर ना समझ में आए तो रिमाइंड करके आप दोबारा देख सकते हैं। ओके, तो चलिए फिर, थैंक यू, सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर, गॉड ब्लेस यू।